नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल नवीन अंकगणित की प्रश्नमाला 1B देखेंगे। तो चलिए प्रश्न 1 देखते हैं। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है तथा इनके वर्गों का योगफल 34 है। तो संख्या ज्ञात करनी है हमें। अब देखो यहाँ पर किसी संख्या को 4 से भाग देने पर हमें तो पता नहीं वो संख्या क्या है ना। तो इसमें भाग देते हैं। तो भाग वाला फॉर्मूला होता है ना एक हमारे पास, भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये होता है ना भाज्य मतलब जो संख्या भाग दी जा रही है, यानी कि जो इसमें संख्या ज्ञात करनी है ना वो भाज्य होगी। वो मान लेते हैं हम x है। अब भाजक क्या है, जिससे भाग दे रहे हैं। भाग किससे दे रहे हैं? 4 से। तो 4 यहाँ पर। अब भागफल तथा शेषफल का योग यहाँ पर 8 दे रखा है, लेकिन हमें पता नहीं है भागफल क्या है और शेषफल क्या है। चलो हम मान लेते हैं भागफल है y और शेषफल है हमारा z। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब वो क्या बोल रहे हैं? भागफल और शेषफल का योग 8 है। भागफल क्या था हमारा? y और शेषफल क्या है? z। इनका योग कितना है? 8। ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी हमारी। और आगे क्या बोला उसने? इनके वर्गों का योग 34 है, यानी कि y² प्लस z²। ये कितना आता है? 34। ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई। अब यहाँ इक्वेशन 2 से देखते हैं हम। यहाँ y प्लस z 8 के बराबर है। इसको स्क्वायर कर दे तो y प्लस z इसका होल स्क्वायर। तो इस तरफ स्क्वायर किया तो इस तरफ भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये फॉर्मूला हो गया ना a प्लस b का स्क्वायर। कैसे खुलेगा ये? y² प्लस z² प्लस 2yz और ये 88 64। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? y² प्लस z² प्लस यहाँ पर yz का स्क्वायर है जो यहाँ पर हमारे उसकी वैल्यू पता है, y² और z² 34 के बराबर है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू 34 रख दें यहाँ पर, प्लस 2yz बराबर है 64 के। अब 2yz बराबर हो गया 64 माइनस 34 और 2yz बराबर है 30 के। yz क्या हो जाएगा हमारा? 30/2 यानी कि 15। अब yz की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 15 आ गई यहाँ से। अब जब हमने अलजेब्रिक फार्मूला पढ़े थे तो उसमें हमने एक फार्मूला पढ़ा था a माइनस b इसका होल स्क्वायर। ये बराबर होता है a प्लस b इसके होल स्क्वायर के माइनस 4ab के। अब यहाँ पर a क्या है? y और b क्या है? z। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? y माइनस z इसका होल स्क्वायर बराबर है y प्लस z इसके होल स्क्वायर के माइनस 4yz। अब y प्लस z इसका तो हमें पता है क्या वैल्यू है इसकी। यहाँ पर इक्वेशन 2 में क्या है? 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8² माइनस 4 और y और z की वैल्यू अभी निकाली हमने। यहाँ पर कितनी है? 15 यानी कि 15। यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 64 माइनस 60 बराबर है 4 के। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई हमारी? y माइनस z इसका होल स्क्वायर बराबर है 4 के। अब y माइनस z ये किसके बराबर हो जाएगा? 4 के। यहाँ पर स्क्वायर रूट 4 के, यानी कि ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 2, यानी कि y माइनस z ये किसके बराबर आ गया हमारा? 2 के। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर y प्लस z 8 के बराबर है इक्वेशन नंबर 2 में, और वहाँ पर y माइनस z ये 2 के बराबर है। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना होगा? 2y बराबर है 10 के। y बराबर हो गया 5 के, क्योंकि 10/2 होगा ना। तो y की वैल्यू हमारी यहाँ क्या आ गई? 5। अब y 5 के बराबर आ गया तो हम यहाँ से इक्वेशन 2 है इसमें y की वैल्यू रख दें, यानी कि 5 प्लस z बराबर है 8, z बराबर है 8 माइनस 5 3। तो z की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ से? 3।
अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं हम। यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई, और y क्या था 5, प्लस z कितना है 3, x इज इक्वल टू 20 प्लस 3, x बराबर है 23। तो यहाँ पर वो संख्या जो ज्ञात करनी थी हमें क्या है, वो 23। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। एक 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 6 है, यानी कि कोई संख्या है उसमें 3 अंक हैं। मान लो पहला अंक x है, एक y है और एक z है। ये 3 अंक हैं, तो इन तीनों का योग कितना है, ये 6 के बराबर है। अंक पलटने से प्राप्त संख्या, यानी कि अगर x y z ये संख्या है कोई, ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे और ये तीसरे नंबर पर। अब इसके अंकों को पलट देते हैं, तो z है वो पहले नंबर पर, y दूसरे नंबर पर ही रहेगा और फिर ये x हो जाएगा ऐसे। तो अंक पलट देते हैं तो मूल संख्या से 158 अधिक हो जाती है। ये संख्या है ना जो पहले वाली संख्या थी, यानी कि ये इससे 58 अधिक हो जाती है। तो कैसे होगा यहाँ से, अगर ये 58 अधिक 198 अधिक है सॉरी, तो यहाँ पर x y z प्लस 198 ये हो जाता है। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम। अब आगे बोल रहा है वो यदि मध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर हो। मध्य अंक क्या है यहाँ पर, y, ये किसके बराबर है, शेष दोनों अंक। कौन से दोनों अंक, x और y के औसत के बराबर। तो x और y इनका औसत x और z इनका औसत क्या होगा, जितनी संख्याएं हैं जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर देंगे हम इनको प्लस करके। तो यहाँ पर x और z दो ही नंबर है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर ये 2 इस तरफ आएगा तो 2y बराबर है x प्लस z। अब इक्वेशन ये 3 हो जाएगी। इक्वेशन 1 को देखते हैं हम, क्या लिखा था वहाँ पर, x प्लस वाई प्लस जेड। इसको हम ये लिख सकते हैं ना, x प्लस जेड प्लस वाई बराबर 6, ये भी लिख सकते हैं ना। तो x प्लस जेड इसकी वैल्यू क्या है 2y, तो 2y प्लस वाई बराबर है 6, 3y बराबर 6, y बराबर हो जाएगा 6/2 3। तो ये किसके बराबर हो गया 2 के, यानी कि y की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। अब इक्वेशन 2 है जो हमारे पास, इसको सोल्व करते हैं। z y x माइनस x y z इज इक्वल टू 198। तो देखो यहाँ पर z यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर है, तो z इंटू 100 प्लस y दहाई के स्थान पर है तो y इंटू 10 प्लस x इकाई के स्थान पर है तो x इंटू 1 या फिर x माइनस, ऐसे ही इसमें कर लेंगे, x सैकड़े के स्थान पर है तो x इंटू 100 प्लस y दहाई के स्थान पर है तो ये 10 इंटू वाई, और फिर z इकाई के स्थान पर है तो z इंटू 1 या फिर z सिंपल ऐसे रखते हैं हम, ये हो जाएगा 198 के। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100z प्लस 10y प्लस x माइनस 100x प्लस माइनस, ये माइनस होगा यहाँ पर क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा ना सबसे, तो यहाँ पर 10y माइनस z इज इक्वल टू 198। तो यहाँ पर ये 10y से 10y कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ से, z यहाँ माइनस का है और ये पॉजिटिव है, तो क्या आएगा हमारा 99z माइनस x और माइनस ये 100x, तो 99x इज इक्वल टू 198। अब इसमें से हम 99 को कॉमन निकाल लें तो z माइनस एक्स इज इक्वल टू 198 और z माइनस एक्स इज इक्वल टू 198 डिवाइड बाय 99, ये 2 हो गया। तो यानी कि z माइनस एक्स बराबर है 2 के। ये एक और इक्वेशन आ गई हमारे पास नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से इक्वेशन 3 में देखो y की वैल्यू हमने 2 निकाल ली थी ना, तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 2 इंटू 2, वाई की जगह हम 2 रख लेते हैं, यानी कि x प्लस जेड इज इक्वल टू 4। ये एक और इक्वेशन हो गई हमारे पास। यहाँ पर x प्लस जेड 4 है और यहाँ पर z माइनस एक्स 2 है, तो इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं हम
जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 और जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ये जेड माइनस एक्स ये यहाँ से ले लिया और ये जेड प्लस एक्स यहाँ से ले लिया। तो अब इसको ये तो कैंसिल हो जाएगा, जेड और जेड 2z हो गई जब इनको ऐड करेंगे, और ये कितना हो गया x। जेड किसके बराबर हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। जेड की वैल्यू हमारी आ गई 3। अब इसमें रख देते हैं जेड की वैल्यू को, तो क्या आएगा हमारा 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। 3 माइनस 2, ये 2 इस तरफ आ जाएगा और x उस तरफ, तो x किसके इक्वल आ गया 1 के। अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, x 1 आ गया, y हमारा 2 आ गया और z हमारा 3 आ गया। तो संख्या क्या होगी वो x, y और z थी, यानी कि 1, 2 और 3। तो ये हमारी वो संख्या है जो मूल संख्या ज्ञात करनी थी हमें, यानी कि 123। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है जो एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या से चौगुनी है। यानी कि जो फेल होने वाले छात्र हैं और जो उत्तीर्ण यानी पास होने वाले छात्र हैं वो फेल होने वाले छात्रों से 4 गुना हैं। मान लो फेल होने वाले छात्र हैं जो x हैं, तो पास होने वाले छात्र कितने हैं, इससे 4 गुना यानी कि 4x। अच्छा, ये तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते, अब ये तो फेल होने वाले हैं और ये पास होने वाले हैं, तो कुल टोटल जो छात्र हैं वो कितने होंगे, फेल होने वाले और पास होने वाले दोनों को मिलाकर हो जाएंगे ना पूरी क्लास में, यानी कि x प्लस 4x इज इक्वल टू 5x। ये कितने हो गए जो क्लास में टोटल विद्यार्थी हैं। यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते, यानी कि वो नेक्स्ट सिचुएशन है जो वो बोल रहा है कि जो कुल परीक्षार्थी है ना, अगर वो 35 कम होते, चलो ये कर दिया हमने 35 कम, तथा 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते, यानी कि जो फेल हुए हैं ना, अगर वो 9 अधिक होते, यानी कि जो x है उसमें 9 अधिक होते, तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 2:1 होता। अब देखो जो दूसरी सिचुएशन थी उसने बोली कि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते, हमने 35 कम कर दिए, ये क्या हो गए, अब जो कुल विद्यार्थी हैं ना वो है ये, और ये क्या हैं जो फेल हुए हैं। तो इसमें से हम ये निकाल सकते हैं ना, कुल विद्यार्थियों में से फेल होने वाले माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पास होने वाले विद्यार्थी आ जाएंगे ना, है ना। ये तो हो गए फेलियर यानी कि फेल होने वाले, और ये टोटल हैं जो सेकंड सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। अब पास होने वाले कैसे होंगे, 5x माइनस 35 माइनस इसमें से हम माइनस करेंगे x प्लस 9, यानी कि जो फेल हुए हैं, तो इसमें से क्या हो जाएगा ये 5x माइनस 35 माइनस x माइनस 9, जो कि 4x माइनस ये 44 हो जाएगा। यानी कि ये छात्र हैं जो ये पास हुए हैं। अब उसने आगे क्या बोला है, उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 2:1 है, यानी उत्तीर्ण यानी कि पास 4x माइनस 44 और अनुत्तीर्ण यानी कि x माइनस x प्लस 9, इनका जो अनुपात है वो है 2:1 यानी 2/1। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, इसको 1 से 4x माइनस 1 को, तो ये तो 4x माइनस 44 ही हो जाएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से करेंगे तो ये 2x प्लस 18। अब इसको 4x माइनस 2x, इसको x को इस तरफ ले आते हैं, 44 को उस तरफ, तो ये 18। अब यहाँ पर ये क्या बच जाएगा, 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हो गया 62, x इज इक्वल टू 62/2 जो कि है 31, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 31, और x क्या था, फेल होने वाले छात्र हैं, यानी कि फेल होने वाले छात्र कितने हैं 31, और पास होने वाले छात्र कितने हैं 4x, यानी कि ये कितने हो गए 4 × 31, ये के 4 112 ये। अब उसने पूछा क्या है, कुल कितने विद्यार्थी थे। अब कुल विद्यार्थी तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम, टोटल विद्यार्थी कितने थे 5x, 5 × 31 यानी कि 155, ये कुल विद्यार्थी हैं जो उस कक्षा में जहाँ पर भी वो पेपर दे रहे थे वो सारे के सारे थे। अब नेक्स्ट सम देखते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कुछ लड़कों को कतारों में इस प्रकार बैठाया जाता है कि प्रत्येक कतार में 8 लड़के हों तो 6 लड़के शेष बचते हैं। यानी कि कुछ कतारें बनाई जाती हैं, अगर उसमें प्रत्येक कतार में 8-8 लड़के रखें तो उस टाइम जो रिमाइंडर है वो 6 बचता है, यानी कि 6 लड़के बच जाते हैं शेष। इसी प्रकार जब 10 लड़के बैठाए जाते हैं कतारों में, एक कतार में, तो फिर 8 लड़के शेष बच जाते हैं, यानी कि 10 बैठाएंगे तो कितने बचेंगे? 8। इसी प्रकार अगर 12 लड़के बैठाए जाते हैं एक कतार में तो फिर जो शेष बच्चे बचते हैं, यानी कि रिमाइंडर बचता है वो है 10। उसके बाद है अगर 14 लड़के हों तो शेष नहीं बचता, यानी कि 14 लड़के हों तो रिमाइंडर है जो वो है 0। इस प्रकार जो भी छात्रों की संख्या है, जो भी लड़कों की संख्या है, मान लो वो x है ना, टोटल। अब यहाँ पर देखो, ये जब 14 बैठाए जाते हैं तो रिमाइंडर 0 बचता है, इसका मतलब x है वो 14 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं हम 8, 10 और 12, जो वो संख्या है ना x, उसमें 8, 10 और 12 इनका भी मल्टीपल है, तो इसका मतलब वो 8 से, 10 से और 12 से भी डिवाइड हो रही है। तो ऐसी न्यूनतम संख्या कम से मिनिमम ऐसे कौन सा नंबर होगा जो 8, 10 और 12 से डिवाइड होगा? तो एलसीएम ले लेंगे हम 8, 10 और 12 का, जो कि 120 आएगा। अब मान लेते हैं हम जो छात्रों की संख्या है 8, 10 और 12, ये जब ये बैठाते हैं लाइन में तो वो होगी 120 y। अब y की वैल्यू है जो यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, मान लो 1 हुई तो टोटल छात्र 120 आ जाएंगे, अगर 2 हुई तो 240 हो जाएगा y की वैल्यू, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो 8 बैठाते हैं तो 6 बच जाते हैं, यानी कि इनका अंतर कितना है? -2। यहाँ पर 10 बैठाते हैं तो 8 बच जाता है, इसका भी -2 है, और इसका भी अंतर है जो वो -2 है, यानी कि जो x है वो क्या होगी? 120y -2। अब यहाँ पर जो x/14 है, हम x की जगह पर ये रख सकते हैं 120y -2/14। तो अब ये x जो 14 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था, क्योंकि रिमाइंडर 0 बच रहा था, तो अब ये जो संख्या है ये भी पूरी पूरी डिवाइड होगी ना 14 से। तो इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो ना ये x यहाँ पर 112y + 8y -2 ये कर लेते हैं। हमने ऐसा क्यों किया? 120y को 112 और 8y में क्यों ऐसे कन्वर्ट किया? क्योंकि हमें 14 से डिवाइड करना है। अब 120 तो 14 से डिवाइड नहीं होता है, लेकिन 14 से 112 डिवाइड हो जाता है। 14 8 112 होता है ना, तो इसका मतलब ये तो हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करने के लिए 8y -2, इसको 14 से पूरा पूरा डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? y की वैल्यू लेके रखते हैं। हम y को ना 1 लेते हैं पहले ही, तो क्या होगा यहाँ पर 8 एकम 8 -2/14, यानी कि 6/14। अब 6 तो डिवाइड नहीं होता है इसे 14 से, तो इसका मतलब y 1 तो नहीं है। अब y की वैल्यू 2 लेते हैं, तो 8 दूनी 16 -2/14, तो ये कितना हो गया? 14/14। अब 14 से ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी कि y की वैल्यू क्या आई हमारी यहाँ पर? 2। तो अब y की वैल्यू इसमें रख देते हैं हम, x बराबर y की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 240 -2, यानी कि 238। अब जो टोटल लड़के हैं वो कितने हैं? 238 आएंगे हमारे यहाँ पर, यही हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है। और इसके बाद क्या है? एक परीक्षार्थी ने 100 प्रश्न हल किए तथा उसके कुल प्राप्त अंक 80 थे, तो उसने कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया? हम मान लेते हैं जो उसने राइट आंसर दिए वो है x क्वेश्चन के, और जो रॉन्ग आंसर कितने के होंगे फिर? अब 100 क्वेश्चन हल किए हैं उसने, और राइट कितने हैं? x, तो रॉन्ग कितने होंगे? 100 - x, यानी कि ये रॉन्ग है। अब वो बोल रहा है कि उसने ना उसे कुल 80 अंक मिले हैं। 80 अंक मिलने के लिए क्या चाहिए? देखो उसने बोला है कि जो राइट यानी कि ठीक उत्तर है उसमें प्रत्येक क्वेश्चन का 2 अंक मिलते हैं। अब उसने टोटल क्वेश्चन है जो राइट है वो कितने सोल्व किए हैं? x, और एक क्वेश्चन का 2 अंक मिलता है, तो इसके लिए इसको कितने मिलेंगे? x × 2 माइनस। अब उसने रॉन्ग भी तो किए हैं ना, रॉन्ग के लिए
कितने क्वेश्चन किए उसने रॉन्ग, 100 माइनस एक्स, और एक रॉन्ग क्वेश्चन का एक अंक कम मिलता है, तो इसका कितना मिलेगा उसको इंटू 1 कर देते हैं हम, है ना। तो इसके 80 अंक बन जाते हैं, है ना। यहाँ पर उसको राइट में से माइनस कर दिए हमने जो रॉन्ग थे, है ना। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 2x हो गया माइनस यहाँ 100 प्लस x हो गया, और यहाँ पर 80। अब 100 को इस तरफ लेके आएंगे, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, और ये 2x प्लस x 3x, यानी कि x इज इक्वल टू 180/3, ये हो गया 60। यानी कि उसने कितने प्रश्नों का सही ठीक उत्तर दिया है, वो है 60। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब प्रश्न 6 है जो, उसमें क्या है, किसी संख्या को 713 से भाग देने पर 115 प्राप्त होता है, शेषफल 115 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखो इस तरह के सम है ना, बिल्कुल ईजी है। इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर 713 है तो 713 को ही हम डायरेक्ट 31 से भाग दे देते हैं। अगर ये 31 से पूरा पूरा भाग हो जाता है ना, तो फिर नेक्स्ट स्टेप है वो जो बिल्कुल ईजी होगा। अब इसको करते हैं तो ये 31 दूनी 62, 9 और ये 3 हो जाएगा। जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अब 3 पे जाएगा, 3 3 कम 3 3 3 9, ये 0, यानी कि ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम सीधा 115 को 31 से भाग दे देते हैं, और जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 31 से भाग देंगे तो इसको यहाँ पर ये कितना बच जाएगा, यहाँ पर ये 2 और 2, यानी कि 22। अब उसी संख्या को जिससे 713 से भाग दिया था, उसी संख्या को अगर 31 से भाग दें तो हमारा शेष है जो वो 22 बचेगा। यही आंसर होगा इसका। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। अब प्रश्न 7 देखते हैं। यदि 683 इसकी पावर 125 माइनस 598 इसकी पावर 125 माइनस 647 इसकी पावर भी 125 और माइनस 598 इसकी पावर 125 को 36 से विभक्त करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा। अब देखो पहले तो ना इसको सॉल्व कर लेते हैं। 683 125 माइनस 598 इसकी पावर 125 माइनस 647 इसकी पावर 125। अब ये माइनस है अंदर, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर 598 इसकी पावर 125। अब यहाँ पर ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 683 इसकी पावर 125 माइनस 647 इसकी पावर 125। अब ये बच जाता है हमारा। अब देखो ये तो x की पावर n माइनस वाई की पावर n, ये तो इस फॉर्म में आ गया। अब हमें पता है जब भी कोई संख्या ऐसी होती है x की पावर n माइनस वाई की पावर n, तो उसका एक विभाजक यानी एक गुणनखंड उसका x माइनस वाई होता है हमेशा। अब देख लेते हैं x माइनस वाई क्या है, 683 माइनस 647। अब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 और ये 36, ये 36 आ गया। यानी कि जो ये संख्या है इसका एक गुणनखंड एक विभाजक 36 होगा हमेशा। तो ये जो संख्या है इसका विभाजक है वो 36 होगा हमेशा। अब 36 को एक बार 36 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो इस संख्या को भी अगर 36 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा होगा 0। यही आंसर होगा हमारा 0। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, यहाँ पर देखो ये संख्या 527 की पावर 379 और 473 की पावर 379 तथा 527 की पावर 166, 473 की पावर 166 के सारू गुणनखंड ज्ञात करने हैं। सारू गुणनखंड क्या है, मतलब क्या है उसका, यानी कि कोई ऐसी संख्या जो यहाँ पर भी मौजूद है और वो यहाँ पर भी मौजूद है, वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखो इस तरह के सम होते हैं, इनको सोल्व करने के लिए आपको ना कुछ कंडीशन पता होने चाहिए, यानी कि x की पावर n प्लस y की पावर n। जब भी कोई ऐसी संख्या हो तो उसका एक गुणनखंड हमेशा x प्लस y होगा। ये कब होगा, अगर n एक विषम संख्या हो, n क्या हो, एक विषम संख्या। दूसरी कंडीशन क्या है, x की पावर n माइनस y की पावर n, इसमें x माइनस y ये इसका एक गुणनखंड होगा अगर n 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक कुछ भी हो। इसमें एक और कंडीशन लागू होती है। दूसरी कंडीशन क्या है, इसी में x माइनस वाई इसका गुणनखंड ये भी हो सकता है और
एक्स प्लस वाई ये भी हो सकता है अगर n एक सम संख्या हो। ठीक है, यहाँ पर n एक विषम संख्या, यहाँ पर n एक सम संख्या हो तो ये हो सकता है। देखो अब यहाँ पर x और y, इसको हम x मान लेते हैं, इसको y, और इसकी पावर क्या है n है ना उसकी पावर। तो यहाँ पर देखो n है जो वो क्या है, एक विषम संख्या है ना, यानी कि इसका गुणनखंड क्या होगा x प्लस वाई, यानी कि 527 प्लस 473 जो कि 1000 होता है, यानी कि इसका जो एक गुणनखंड है वो 1000 होगा। अब दूसरे वाले में इसमें देखते हैं, इसमें देखो यहाँ पर x की पावर n माइनस वाई की पावर n। अब n देखते हैं, n क्या है, एक यहाँ पर 166 है, यानी कि ये तो सम संख्या है, तो सम संख्या है तो x माइनस वाई ये भी इसका गुणनखंड हो सकता है एक, और x प्लस वाई ये भी हो सकता है, यानी कि 527 प्लस वाई कितना है 473, ये भी 1000 हो गया, यानी कि ये भी इसका गुणनखंड हो सकता है। इसका मतलब 1000 यहाँ भी मौजूद है और 1000 यहाँ भी मौजूद है, तो यहाँ पर 1000 इसका सारू गुणनखंड हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुणा करना था, उसने त्रुटिवश 3 को 8 पर लिया और उस संख्या को 84 से गुणा कर दिया। मान वह संख्या ना x है जिसको 34 से गुणा करना था, इसको 34 से गुणा करना था, लेकिन उसने कर दिया कितने थे, उसने कर दिया x को 84 से गुणा, और तो उसने ठीक उत्तर है ना, जो ठीक उत्तर से 5600 अधिक था, जो यानी कि जो उसने उत्तर निकाला वो पहले वाले उत्तर से जो यहाँ से आता उससे 5600 अधिक निकाल दिया। तो अब वो संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर 84x माइनस 34x, इसको गुणा करके यहाँ पर 5600 कर दो। ये तो बिल्कुल ईजी है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 50x बराबर है 5600, x इज इक्वल टू 5600, यहाँ पर 50, इससे ये यहाँ पर ये कट जाएगा, ये 112, यानी कि 112, जो वो संख्या थी गुणा करनी थी वो 112 थी। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वही जो अभी हमने किया था वैसे ही सम है यहाँ पर भी, तो ये भी वही है x की पावर n प्लस वाई की पावर n। इसका एक गुणनखंड क्या होगा, x प्लस वाई, और ये कब होगा, जब n एक विषम संख्या हो। यहाँ पर देखते हैं हम, n क्या है 19 है, यानी कि विषम संख्या है, तो इसका मतलब ये इसका गुणनखंड हो सकता है। गुणनखंड x प्लस वाई, तो 23 प्लस 19, ये कितना हो गया 42, यानी कि 42 है जो वो इसका गुणनखंड हो गया। अब दूसरा ये देखते हैं, यहाँ पर भी वही कंडीशन लागू हो रही है, x की पावर n प्लस वाई की पावर n क्या है, यहाँ पर भी एक विषम संख्या है, तो इसका भी गुणनखंड क्या होगा x प्लस वाई, यानी कि 23 प्लस 19 यानी कि 42। अब 42 यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, तो यही क्या हो जाएगा इसका सारू गुणनखंड। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, जो भाग के एक प्रश्न में भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। अब फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे। यहाँ पर क्या बोला है, भाजक है जो भागफल का 10 गुना है। भाजक किसके बराबर है, ये भागफल का 10 गुना, और दोबारा क्या बोल रहा है वो, भाजक है ना वही, यानी कि भाजक है भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल का कितना है, इसका है वो 5 गुना। अब शेषफल उसने कितना दे रखा है 46, यानी 46 × 5, ये किसके बराबर हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 का 30, 3 5 का 20 और 3 23, यानी कि 230। भाजक क्या हो गया हमारा 223। अब इसमें रखते हैं भाजक की वैल्यू 223, यहाँ 230। 230 बराबर है भागफल गुणा में 10। अब भागफल क्या होगा, ये 10 है जो इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आके भाग में हो जाएगा, यानी कि 230/10 बराबर भागफल। तो ये कितना हो गया, भागफल क्या हो गया, भागफल बराबर है 23। अब सब की वैल्यू मिल गई, हमें इसमें रख देते हैं। भागफल कितना आया हमारा 23 और भाजक कितना आया हमारा 230। तो यहाँ पर रखेंगे तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर भाजक है जो वो है हमारा 230, भागफल 23 और ये 46। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो
अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5290 प्लस 46। अब इसमें ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5336, यानी कि भाज्य है जो हमारा वो है 5336। यही आंसर हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट सम है, 4 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 को क्रमागत जोड़ने पर योगफल 180, 197, 208 और 222 प्राप्त होता है। अब 4 प्राकृतिक संख्याएं ले लेते हैं। मान लो एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। अब इनको क्रमागत 3 को जोड़ना है हमने। अब ए प्लस बी प्लस सी इसको जोड़ते हैं तो 180 होता है। बी प्लस सी प्लस डी इनको जोड़ते हैं तो 197 होता है। सी प्लस डी प्लस ए इनको जोड़ते हैं तो 208 आता है। और डी प्लस ए प्लस बी जब भी इनको जोड़ते हैं तो 222 मिलता है हमें। अब इनको ना सबको जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर 3a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 807। जब इन सभी को यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हमारा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर है 807/3। तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 6 18 और ये हो जाएगा 3 9 27, यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये किसके बराबर आ गया 269 के। अब यहाँ से हम ये देखो इस इक्वेशन से a प्लस बी प्लस सी यानी कि a प्लस बी प्लस सी 180 के बराबर है। 180 प्लस डी ये हो जाएगा 269, डी 269 माइनस 180 ये हमारा बच जाएगा 89, यानी कि डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ पर 89। अब ऐसे ही आप यहाँ पर इनकी वैल्यू रख कर यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें से बी की वैल्यू, इसमें से सी की वैल्यू, ऐसे निकाल सकते हैं आप यहाँ पर। अब बाकी की वैल्यू आप खुद निकालना। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो हम एक काम करते हैं, हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच जाते हैं वो हम अगली वीडियो में सोल्व करते हैं। तब वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।